हेलो बैंकर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो अगर आप ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट और रिस्क मैनेजमेंट डिप्लोमा की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज का जो सेशन है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस सेशन के अंदर हम लोग पेपर 1 ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मनी मार्केट के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो इस सेशन को आपको शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है और अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना है, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट जो है वो ले सके। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम मनी मार्केट का मतलब समझते हैं कि मनी मार्केट बेसिकली होती क्या है। तो देखो, मनी मार्केट एक ऐसी फाइनेंशियल मार्केट होती है जहां पर शॉर्ट टर्म डेट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का ट्रेड किया जाता है, जिनका जो मेच्योरिटी पीरियड होता है वो 1 साल से कम का होता है। नॉर्मली देखो, जिन्हें शॉर्ट शॉर्ट टर्म के लिए फंड्स इन्वेस्ट करना होता है या फिर शॉर्ट टर्म के लिए फंड्स बोरो करना होता है, तो उनके लिए मनी मार्केट काफी अच्छी मार्केट जो है वो मानी जाती है। जो मेन इंस्ट्रूमेंट मनी मार्केट के अंदर ट्रेड किए जाते हैं वो है कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर एक्स्ट्रा, जिनके बारे में हम डिटेल में इस लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं। हमारे देश के अंदर मनी मार्केट को रेगुलेट करने का काम जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो करता है, जो कि हमारे देश का सेंट्रल बैंक है। ठीक है, अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ मनी मार्केट। मनी मार्केट क्या क्या यहाँ पर फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ऐसे बोरोवर्स या फिर लैंडर्स जो कि शॉर्ट टर्म के लिए बोरविंग और लैंडिंग करना चाहते हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल करता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए एक पर्सन है, उसे शॉर्ट टर्म के लिए फंड्स बोरो करना है तो वो मनी मार्केट जा सकता है। कोई लेंडर है, उसको शॉर्ट टर्म के लिए फंड्स को इन्वेस्टमेंट करना है तो वो भी मनी मार्केट जा सकते हैं। तो दोनों की ही नीड्स को फुलफिल करता है मनी मार्केट। उसके बाद ये इकोनॉमिक ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। कैसे? तो बेसिकली देखो, जो वेरियस इंडस्ट्रीज हैं, एग्रीकल्चर है, सर्विस सेक्टर्स है, उनको फंड्स की जरूरत पड़ती है। तो जो मनी मार्केट है वो इन सेक्टर्स को फंड्स प्रोवाइड करने का जो है वो काम करती है, क्योंकि ये क्या करती है, जिनके पास सरप्लस में फंड्स होता है उनसे फंड्स लेती है, फिर उनको उन लोगों तक पहुंचाती है जिनको फंड्स की जरूरत होती है, जैसे कि जो बिजनेसमैन वगैरह होते हैं, जिससे कि इन इंडस्ट्रीज की जो डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, वो होती है। ओके, साथ के साथ जो मनी मार्केट है ना, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अलाउ करती है कि मॉनेटरी पॉलिसी को वो इंप्लीमेंट कर सके। मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी होती है जिसके थ्रू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश के अंदर मनी की जो सप्लाई है उसको कंट्रोल करती है, ताकि इससे हमारे देश के अंदर जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल किया जा सके। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट है मनी मार्केट के अंदर, और वो मॉनेटरी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करता है ताकि मनी सप्लाई को कंट्रोल जो है वो किया जा सके। साथ के साथ जो मनी मार्केट है वो इक्विलिब्रियम मैकेनिज्म भी प्रोवाइड करते हैं, जिससे हम शॉर्ट टर्म फंड्स की जो डिमांड है, सप्लाई है, उसको बैलेंस कर पाते हैं, उसको इक्विलिब्रेट जो है वो कर पाते हैं, उनको इक्विलिब्रियम में लेकर जो है वो आ पाते हैं। ठीक है, मनी मार्केट जो है कमर्शियल बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बिजनेस फर्म्स को हेल्प करती है कि वो अपनी लिक्विडिटी पोजीशन को जरूरत के हिसाब से जो है वो एडजस्ट कर सके। जैसे कि अगर किसी कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन शॉर्ट टर्म के लिए खराब हो गई है, उसको फंड्स की जरूरत है, तो वो शॉर्ट टर्म के लिए मनी मार्केट से फंड्स को बोरो कर सकता है और अपनी लिक्विडिटी पोजीशन को सुधार सकता है। अगर किसी के पास सरप्लस में पैसा पड़ा हुआ है तो वो इन्वेस्ट करके उससे अच्छा खासा रिटर्न जो है वो कमा पाता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं मनी मार्केट के। तो आई होप ये आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है पार्टिसिपेंट्स इन द मनी मार्केट। तो मनी मार्केट के अंदर कौन कौन सी एंटिटीज जो है वो पार्टिसिपेट करती हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट करना या फिर बोरोइंग करना। तो पहला जो पार्टिसिपेंट है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म फंड्स की जरूरत पड़ती है वेरियस पर्पजेस के लिए। जैसे शॉर्ट टर्म के लिए अगर फंड्स की कमी होगी है सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो वो मनी मार्केट से शॉर्ट टर्म के लिए फंड्स को जो है वो बोरो कर सकती है। ठीक है, तो नॉर्मली देखो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज या फिर जो ट्रेजरी बिल्स है वो मनी मार्केट के अंदर जो है वो इशू करती है, और इन इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म फंड्स की जो जरूरत होती है, जो नीड होती है, उसको जो है फुलफिल किया जाता है, जिससे गवर्नमेंट के कैश फ्लो को भी जो है वो मैनेज किया जाता है। नॉर्मली देखो, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो मनी मार्केट के अंदर गवर्नमेंट के बिहाफ पर सिक्योरिटीज को इशू जो है वो करता है और फंड्स बोरो करके देता है गवर्नमेंट को। ठीक है, और इस पैसे को लेटर बजट रिक्वायरमेंट डेफिसिट्स के लिए जो है वो यूज किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। अब कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट की बात करें जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है, तो पहला आपका आता है यहाँ पर ट्रेजरी बिल्स। ठीक है, ट्रेजरी बिल्स शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से शॉर्ट टर्म के लिए जो फंड्स है वो गवर्नमेंट बोरो कर पाती है मनी मार्केट से। ठीक है, मेनली देखो, जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, 3 टाइप्स की होती है। तो जो ड्यूरेशन होती है ना उनकी, उनके बेसिस पे हम इनको 3 कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड करते हैं। 3 कैटेगरीज कौन कौन सी है? पहले है 91 डे, फिर है 182 डे और फिर है 364 डे। ठीक है, तो ड्यूरेशन के बेसिस पर हम 3 कैटेगरीज में ट्रेजरी बिल्स को डिवाइड जो है वो करते हैं, और जैसी रिक्वायरमेंट होती है गवर्नमेंट की, वो वैसे ट्रेजरी बिल्स को इशू करके फंड्स को बोरो कर पाती है।
ठीक है। नॉर्मली देखो जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं वो डिस्काउंट प्राइस पे इशू किए जाते हैं और जब इन्हें रिडीम किया जाता है तो पार वैल्यू पे रिडीम किया जाता है। जैसे अगर एक ट्रेजरी बिल की फेस वैल्यू 100 रुपए है तो गवर्नमेंट कभी भी उसे फेस वैल्यू पे इशू नहीं करती है, बल्कि उससे कम, जैसे कि 90 रुपए में इशू कर देगी, 10 रुपए का यहाँ पर डिस्काउंट दे देगी। पर जब गवर्नमेंट रिडीम करेगी, यानी कि इन्वेस्टर का जब पैसा गवर्नमेंट वापस करेगी, तो वो पूरे 100 रुपए ही यहाँ पर जो है वो पे करेगी। और ये जो 10 रुपए है ये बेसिकली रिटर्न होती है इन्वेस्टर की, जो कि उसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करने पर मिलती है। फिर एक और यहाँ पर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है कैश मैनेजमेंट बिल, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है। मेनली देखो कैश मैनेजमेंट बिल्स को गवर्नमेंट इसलिए इशू करती है ताकि जो टेम्पररी मिसमैच आया होता है ना गवर्नमेंट के कैश फ्लो के अंदर, उसको मैच किया जा सके, उसे मैनेज किया जा सके। जैसे मान के चलिए गवर्नमेंट को 15 दिनों के लिए 100 करोड़ रुपए की यहाँ पर जरूरत थी, ठीक है, पर उसके पास सिर्फ और सिर्फ 80 करोड़ रुपए है। तो ये जो टेम्पररी 15 दिनों के लिए जो है 20 करोड़ रुपए का मिसमैच आया है गवर्नमेंट के कैश फ्लो के अंदर, उसको मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट कैश मैनेजमेंट बिल जो है वो इशू करती है। ठीक है। पहली बार इनको 2010 में जो है वो इशू किया गया था और ये मेनली यहाँ पर 91 डेज से कम के लिए ही इशू किए जाते हैं। इनका जो मेच्योरिटी पीरियड होता है वो मैक्सिमम 91 डेज जो है वो रहता है। ठीक है। और मनी मार्केट के अंदर आप जितने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशू करते हो या जिनका ट्रेड किया जाता है, उनका जो मेच्योरिटी पीरियड होता है वो हमेशा 1 साल से कम का ही रहता है, ये ध्यान में रखना है। इसीलिए इसको हम शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल डेट इंस्ट्रूमेंट जो है वो कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके यहाँ पर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ठीक है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बेसिकली ऐसी कंपनीज है जिसके ऊपर गवर्नमेंट की ऑनरशिप है, यानी कि गवर्नमेंट उनको जो है वो रन करती है। ठीक है। तो जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है वो बेसिकली यहाँ पर बॉन्ड्स इशू करते हैं मनी मार्केट के अंदर, जिनका जो टेन्योर होता है वो मीडियम से लेकर लॉन्ग टर्म रहता है और उसके ऊपर कूपन इंटरेस्ट भी जो है वो पे करती है कंपनी। ठीक है। जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो बॉन्ड इशू करती है वो मेनली यहाँ पर दो तरह के होते हैं, एक होता है टैक्सेबल और एक होता है टैक्स फ्री बॉन्ड्स। यानी कि एक मतलब एक तरह के बॉन्ड्स के ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ता है और एक पे आपको टैक्स से जो है वो छूट मिल जाती है। ये बॉन्ड क्यों इशू करती है कंपनीज? ताकि वो अपनी जो वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स की जो रिक्वायरमेंट है, उसको जो है वो फुलफिल कर पाए। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो है वो कमर्शियल पेपर भी इशू करते हैं। नॉर्मल कमर्शियल पेपर जो प्राइवेट एंटिटीज होती है वो इशू करती है, पर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भी अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए कमर्शियल पेपर जो है वो इशू करती है। ओके। अब जिन पब्लिक सेक्टर बैंक्स के पास सरप्लस होता है, यानी कि उनके पास फंड्स ज्यादा होते हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। यानी कि सिर्फ ये बोरोइंग ही नहीं करते, साथ के साथ ये इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। नॉर्मली ये बैंकों के जो फिक्स डिपॉजिट होते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स होते हैं और गवर्नमेंट के जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं, उनमें जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है। तो ये बोरोइंग भी करते हैं और इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। फिर आते हैं आपके यहाँ पे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर जो मेन इंस्ट्रूमेंट है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के, वो हम डिस्कस करेंगे। तो जिनको शेड्यूल कमर्शियल बैंक का मतलब नहीं पता, तो आरबीआई का जो एक्ट है ना, आरबीआई एक्ट 1934, उसके सेकंड शेड्यूल के अंदर जो जो बैंक्स इंक्लूडेड है वो आपके शेड्यूल कमर्शियल बैंक जो है वो कहलाते हैं। ठीक है। तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक मेनली कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर मनी मार्केट के अंदर इशू करते हैं? तो कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी और यहाँ पर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ठीक है। अगर हम कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी की बात करें तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो बेसिकली बैंक जो है वो आपस में लैंडिंग और बॉर्विंग करने के लिए यूज करते हैं। यानी कि अगर एक बैंक को दूसरी बैंक से बॉर्विंग करनी है या फिर लैंडिंग करनी है तो वो बेसिकली इन इंस्ट्रूमेंट का जो है वो यूज करते हैं। पहले अगर हम कॉल मनी की बात करें तो अगर मान के चले ए और बी बैंक है, ठीक है, इनको आपस में लैंडिंग और बॉर्विंग करनी है और ये जो लैंडिंग और बॉर्विंग है सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए की जानी है, तो यहां पर यूज किया जाएगा कॉल मनी का। क्या यूज किया जाएगा? कॉल मनी का जो है वो यूज किया जाएगा, क्योंकि कॉल मनी का जो मेच्योरिटी पीरियड होता है वो एक 1 डे ही रहता है। फिर आता है नोटिस मनी। नोटिस मनी क्या होता है? तो अगर मान के चलिए जो बैंक्स हैं उनको आपस में जो बोरोइंग और लैंडिंग करनी है वो 2 दिनों से लेकर 14 दिनों तक करनी है। जैसे कि एग्जांपल के मान के चले ए बैंक है, उसको बी बैंक से बोरोइंग करनी है और ये जो बोरोइंग है वो 13 दिनों के लिए जो है वो करनी है। तो यहां पर ये जो बैंक आपस में इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे वो नोटिस मनी जो है वो यूज किया जाएगा। फिर आता है आपका टर्म मनी। टर्म मनी क्या होता है? अगर बैंकों को आपस में 14 दिनों से ज्यादा और अप टू 1 ईयर तक बोरोइंग करनी है, लैंडिंग करनी है, तो वो टर्म मनी का यूज करते हैं। जैसे अगर ए बैंक को बी बैंक से बोरोइंग करनी है और जो बोरोइंग है वो बेसिकली 3 महीनों के लिए करनी है, तो उस केस में उसको कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ेगा? टर्म मनी का यूज जो है वो करना पड़ेगा। ये तीनों इंस्ट्रूमेंट बैंक जो है वो आपस में लैंडिंग और बोरोइंग करने के लिए यूज जो है वो करती है, ये ध्यान में रखना है नॉर्मली। फिर आता है आपका यहाँ पर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक तरह की एफडी होती है। ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के अंदर आप एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए बैंक के पास पैसा डिपॉजिट करवाते हो, जिसके बदले में आपको एक सर्टिफिकेट जो है वो मिलता है,
तो ये बेसिकली एक नेगोशिएबल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको डीमेटलाइज फॉर्म यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो है वो इशू किया जाता है। हालांकि इसे फिजिकल फॉर्म में भी इशू किया जाता है, पर नॉर्मली जो बैंक्स होती हैं वो डीमेटलाइज फॉर्म में ही इशू जो है वो करती है। हमारे देश के अंदर जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, रीजनल रूरल बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, वो यहाँ पर शेड्यूल्ड जो सर्टिफिकेट और डिपॉजिट है उसको जो है मनी मार्केट के अंदर इशू जो है वो कर सकते हैं। और ये जो सीडी होते हैं वो बेसिकली डिस्काउंट प्राइस पे इशू किए जाते हैं और रिडीम किए जाते हैं पार वैल्यू पे। जैसे मैंने आपको ट्रेजरी बिल में एग्जांपल दी थी ना कि अगर फेस वैल्यू है 100 रुपए तो वो कभी भी 100 रुपए पे इशू नहीं किए जाएंगे, डिस्काउंट जैसे कि 90 पे किए जाएंगे। और जब उनको रिडीम किया जाएगा यानी कि जब बैंक पैसा वापस करेगी तो वो इन्वेस्टर को पूरे 100 रुपए जो है वो वापस करेगी। टेन्योर की अगर हम बात करें तो ये 7 दिनों से लेकर 1 साल तक के लिए जो है वो इशू किए जा सकते हैं। ओके, उसके बाद बैंक यहाँ पर इन्वेस्ट भी करते हैं, यानी कि बैंक यहाँ तक तो बोरोविंग कर रही है पर बैंक यहाँ पर इन्वेस्ट भी करते हैं। जैसे कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उसमें काफी ज्यादा बैंक जो है वो इन्वेस्ट करते हैं। एक तो सरप्लस फंड्स को वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, दूसरा यहाँ पे जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है जैसे कि स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो को मेंटेन करके रखना, उनको फुलफिल करने के लिए भी बैंक जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। अब जिनको स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो नहीं पता तो बैंकों को अपने टोटल डिपॉजिट्स का यानी कि जो डिमांड और टाइम डिपॉजिट्स हैं उनका एक सर्टेन परसेंटेज जो है अपने पास ही लिक्विड फॉर्म में जो है वो रखना पड़ता है ताकि इमरजेंसी के टाइम उसको यूज जो है वो किया जा सके। तो एसएलआर को मेंटेन करने के लिए बैंकों के पास ऑप्शन होते हैं कि वो गवर्नमेंट और अप्रूव्ड सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकते हैं जो कि लिक्विड हो। ठीक है, तो इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए बैंक जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। फिर आते हैं आपके प्राइवेट सेक्टर कंपनीज। प्राइवेट सेक्टर कंपनीज कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट इशू करती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रूमेंट है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, वो है कमर्शियल पेपर। तो कमर्शियल पेपर को इंडिया के अंदर जो है 1990 में जो है वो इंट्रोड्यूस किया था और ये एक अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। यानी कि जो आपकी जो कंपनीज है वो जब कमर्शियल पेपर इशू करती है तो वो आप इन्वेस्टर को कोई भी सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड नहीं करते, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ जो अच्छी कंपनीज होती हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होती है, रेपुटेटेड होती है, वही सिर्फ कमर्शियल पेपर जो है वो इशू कर सकती है मनी मार्केट में। हर कोई इशू नहीं कर सकता है। अगर हम मेच्योरिटी पीरियड का बात करें तो वो 15 दिनों से लेकर 1 साल तक का जो है वो रहता है। और जो कमर्शियल पेपर है वो भी डिस्काउंट प्राइस पे इशू किए जाते हैं और जब इन्हें रिडीम किया जाता है तो पार वैल्यू पे जो है वो रिडीम किया जाता है। अगर हम एलिजिबिलिटी ऑफ इशू ऑफ सीपी की बात करें यानी कि कमर्शियल पेपर को यहाँ पर कौन कौन इशू कर सकते हैं, तो कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट है जिसकी जो मिनिमम नेटवर्थ है वो 100 करोड़ या फिर उससे ज्यादा है तो वो यहाँ पर कमर्शियल पेपर को इशू कर सकती है। ठीक है, या फिर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, यूनियन है या फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है जिसकी जो मिनिमम नेटवर्थ है वो 100 करोड़ या उससे ज्यादा है तो वो भी यहाँ पर इशू कर सकते हैं। या फिर कोई ऐसी एंटिटी है जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अलाउ कर दिया, जैसे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नॉर्मली अलाउ कर देती है, तो वो भी यहाँ पर कमर्शियल पेपर यानी कि सीपी को जो है वो इशू कर सकती है। अब बात करेंगे प्रोविडेंट फंड एंड पेंशन फंड। प्रोविडेंट फंड आपको पता होगा हमारे देश के अंदर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम चलती है, ईपीएफ है ना। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज होते हैं जब वो काम कर रहे होते हैं तो उनकी सैलरी का एक सर्टेन परसेंटेज जो है उनके प्रोविडेंट फंड अकाउंट में डाल दिया जाता है। अब ये जो पैसा है वो प्रोविडेंट फंड्स के पास जाता है और वो जो है इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करती है या फिर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करती है ताकि जो एम्प्लॉयज है जिन्होंने पैसा अपना डिपॉजिट किया, इन्वेस्ट किया प्रोविडेंट फंड्स में, उनको एक अच्छा खासा रिटर्न जो है वो मिल पाए। ठीक है, ऐसे ही हमारे पेंशन फंड है, किसी ने अगर पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट किया है तो वो भी सेम इस तरीके से करती है। तो नॉर्मली जो प्रोविडेंट पेंशन फंड होते हैं वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सरप्लस फंड को मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में जो है इन्वेस्ट करते हैं। नॉर्मली वो डेट इंस्ट्रूमेंट में जो है वो इशू जो है वो इन्वेस्ट जो है वो करते हैं। ठीक है, जब वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो नॉर्मली उन्हें जो इंटरनल गाइडलाइंस होती है और जो रेगुलेटर्स की जो प्रिस्क्रिप्शन होते हैं, रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करना जो है वो जरूरी होता है। ठीक है, अब कौन कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट हमें कौन कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जहां पर जो प्रोविडेंट और पेंशन फंड यहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो पहला गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जिसके अंदर हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट गारंटेड सिक्योरिटीज, सभी रेगुलेटेड म्यूचुअल फंड आ जाते हैं जो कि मेनली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के ऊपर ही फोकस करते हैं। फिर आपका आता है यहाँ पर डेट इंस्ट्रूमेंट। डेट इंस्ट्रूमेंट के अंदर लिस्टेड डेट सिक्योरिटीज या फिर जो बेसल थर्ड टायर 1 बॉन्ड्स है जिनको शेड्यूल कमर्शियल बैंक इशू करते हैं, या फिर जो रूपी बॉन्ड्स है जो कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि वर्ल्ड बैंक इशू करते हैं, या फिर जो टर्म डिपॉजिट्स है कमर्शियल बैंक के पास, या फिर डेट म्यूचुअल फंड यूनिट्स हैं, इन सभी में जो है पेंशन फंड, प्रोविडेंट फंड जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो नॉर्मली ये फंड्स को बोरो नहीं करते हैं बल्कि ये फंड्स को इन्वेस्ट करने का जो है वो काम करते हैं। अभी तक जो हमने पार्टिसिपेंट्स पढ़े वो बोरो भी करते थे, इन्वेस्ट भी करते थे, पर ये जो है पेंशन फंड और प्रोविडेंट फंड ये मेनली इन्वेस्टमेंट का ही काम जो है वो करते हैं। फिर आता है जनरल इंश्योरेंस कंपनी। देखो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज क्या है, ऐसी कंपनी जो कि जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो
ऑफर करती है, ठीक है, जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो सेल करती है, तो जब वो जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करती है तो उनके पास जो प्रीमियम आता है उस प्रीमियम को वो मनी मार्केट में जो है वेरियस सिक्योरिटीज में जो है वो इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और ये कंपलसरी भी होता है जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के लिए कि उनके पास जितने टोटल फंड्स हैं उनका एक सर्टन परसेंटेज उनको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और अप्रूव्ड सिक्योरिटीज में जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड, शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। और जो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज है ये फंड्स बोरो नहीं कर सकते इन मार्केट से, ध्यान में रखना है कि ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं, ये किसी भी तरह का फंड जो है वो बोरो नहीं कर सकते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को इशू करके। फिर आता है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बेसिकली लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज को जो है वो सेल करती है। तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के लिए कंपलसरी होता है कि उन्हें अपने टोटल फंड्स का एक सर्टन परसेंटेज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड और शॉर्ट टर्म मनी मार्केट में इन्वेस्टमेंट जो है वो करनी पड़ेगी। और ये काम उन्हें प्री डिटरमाइन थ्रेशोल्ड के अकॉर्डिंग करना होता है, यानी कि जो पहले से थ्रेशोल्ड बने हुए हैं कि किस कैटेगरी में कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है उसको फॉलो करते हुए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट करती है। फिर आता है आपका यहाँ पर म्यूचुअल फंड, ठीक है। म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जो कि मल्टीपल इन्वेस्टर से फंड्स को इकट्ठा करती है, फिर उनको डिफरेंट डिफरेंट फाइनेंशियल सिक्योरिटीज में जो है वो इन्वेस्ट करते हैं। तो जो म्यूचुअल फंड है वो मनी मार्केट और डेट इंस्ट्रूमेंट में भी जो है इन्वेस्ट करते हैं। जो इन्वेस्टमेंट है वो ईच स्कीम के अंदर जो इन्वेस्टमेंट का पैटर्न अप्रूव किया होगा उसके अकॉर्डिंग ही जो है वो किया जाएगा, यानी कि स्कीम के अंदर पहले से स्पेसिफाई कर दिया जाएगा कि जो फंड्स की इन्वेस्टमेंट है वो किस तरीके से यहाँ पर की जाएगी ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको किसी भी तरह का यहाँ पर लॉस जो है वो ना हो सके। फिर आते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज या फिर फाइनेंशियल कंपनीज। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि बैंकों की जैसे ही फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर करती है, पर इनके पास प्रॉपर बैंकिंग लाइसेंस जो है वो नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी जो है वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के अंदर ही आ जाती है, और लोन्स एंड एडवांसेस भी प्रोवाइड जो है वो करती है। तो इनके पास जो सरप्लस फंड्स होता है वो यहाँ पर डेट इंस्ट्रूमेंट में जो है वो इन्वेस्टमेंट करती है, साथ ही साथ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी इन्वेस्टमेंट करती है, क्योंकि रेगुलेटरी मैंडेट्स को फुलफिल करने के लिए जरूरी होता है। नॉर्मली देखो जो एनबीएफसी होते हैं उनको अपने नेटवर्थ का 15% जो है वो ऐसा रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए बॉन्ड्स में जो है वो इन्वेस्ट करना पड़ता है, यानी कि खुद तो कुछ तो ये खुद अपनी मर्जी से इन्वेस्टमेंट करती है, कुछ पैसा ये रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए भी इन्वेस्ट जो है वो करती है। फिर आता है आपका यहाँ पर प्राइमरी डीलर्स। प्राइमरी डीलर्स क्या होते हैं? ये बेसिकली ऐसी एंटिटीज होती हैं जो कि आरबीआई के अंदर रजिस्टर्ड होती है और इनके पास अथॉरिटी होती है कि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को डायरेक्टली आरबीआई से परचेज कर सकती है और सेल भी कर सकती है, ठीक है। तो मेनली प्राइमरी डीलर्स का क्या काम है कि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदती है, ठीक है, फिर उसको वेरियस अदर इन्वेस्टर्स को सेल करके जो है वो प्रॉफिट कमाती है, ठीक है। अगर हम इसके रोल की बात करें, ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जितनी भी यहाँ पर सिक्योरिटीज हैं उनको बाय करने का काम जो है वो प्राइमरी डीलर जो है वो करते हैं। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ऑक्शन के थ्रू जो है वो सेल किया जाता है, तो प्राइमरी डीलर जो है ऑक्शन के थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को जो है वो बाय करते हैं, और ये मेन एंटिटीज होती है जो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डीलिंग करती है। साथ ही साथ ये अंडरराइटिंग सर्विसेज भी जो है वो प्रोवाइड करती है, ताकि अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया फुलफिल ना हो सके तो बाकी का जो अमाउंट है वो यहाँ पर ये बाय कर सके। साथ ही साथ ये अंडरराइटिंग और मार्केट मेकिंग कैपेबिलिटीज को भी जो है वो डेवलप करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट के अंदर, ठीक है। यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की सेकेंडरी मार्केट है उसको डेवलप करने का काम जो है वो प्राइमरी डीलर जो है वो करते हैं, ठीक है। प्राइमरी डीलर जो है वो अदर इन्वेस्टर्स को बाय और सेल बिड आस्क कोट जो है वो देते हैं, जैसे कि उन्होंने जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय की हैं वो उनको अदर इन्वेस्टर को जो है वो सेल कर देते हैं सेकेंडरी मार्केट ट्रेडिंग सिस्टम के अंदर, ताकि उनको भी यहाँ पर प्रॉफिट हो सके और जो सेकेंडरी मार्केट ट्रेडिंग सिस्टम है उसकी डेवलपमेंट जो है वो की जा सके। साथ ही साथ ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको भी डेवलप करने का काम, मजबूत करने का काम जो है वो करते हैं, ताकि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट है वो काफी वाइब्रेंट, लिक्विड और ब्रॉड जो है वो बन सके। अब हम बात करेंगे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स की, ठीक है। तो अभी तक हमने मनी मार्केट पार्टिसिपेंट्स की जो है वो बात की है। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि ट्रेड किए जाते हैं मनी मार्केट के अंदर। देखो इनमें से कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं जिनके बारे में ऑलरेडी हमने पहले पढ़ा है, पर वहां पर हमने बहुत ही शॉर्ट में पढ़ा था। अब हम पूरे डिटेल में जो है वो कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो आपने ये बिल्कुल भी नहीं कहना है कि फिर से टॉपिक रिपीट करवाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। वहां पर हमने पढ़ा था पर वो बहुत ही शॉर्ट में पढ़ा था, ताकि मैं आपको समझा सकूं कि पार्टिसिपेंट कौन कौन है और वो कौन कौन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशू करते हैं। अब हम इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को डिटेल में जो है वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पहला आपका आता है यहाँ पर कॉल मनी और नोटिस मनी। सबसे पहले कॉल मनी और नोटिस मनी को जो बैंक्स होती हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो बैंक्स होती हैं
वो मनी मार्केट के अंदर जो है वो इशू करती हैं। ठीक है, तो कॉल मनी और जो कॉल डिपॉजिट्स होते हैं वो मेनली यहाँ पर 1 डे के अंदर जो है वो रिपेबल होते हैं। यानी कि कॉल मनी का यूज करके अगर कोई बैंक यहाँ पर बोरविंग करती है किसी दूसरे बैंक से, तो जो रिपेमेंट है वो उन्हें 1 दिन के अंदर अंदर में जो है वो करनी होती है। जैसे ही यहाँ पर जो लैंडर है वो पैसा मांगता है बॉर्बर से, बॉर्बर को रीपेमेंट जो है वो करनी पड़ती है। ठीक है, इसीलिए हम इसको ओवरनाइट टेन्योर भी कहते हैं, क्योंकि एक ही दिन के बाद जो है वो रीपेमेंट जो है वो कर दी जाती है। ठीक है, अगर हम इस मार्केट की बात करें तो जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो बेसिकली आपकी जो डेली फंडिंग मिस मैचेस होते हैं, ठीक है, और जो सीआरआर की जो स्टिपुलेशंस हैं उनको मैनेज करने के लिए कॉल मनी का जो है वो यूज करते हैं, कॉल मनी मार्केट का यूज करते हैं। ठीक है, और जो रेट होता है यानी कि जो इंटरेस्ट रेट पे किया जाता है बॉर्बर के द्वारा लैंडर को, वो बेसिकली फंड्स की जो डिमांड एंड सप्लाई है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और उसके अकॉर्डिंग ही जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइन किया जाता है। जैसे अगर किसी फंड्स की डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा, पर अगर सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा। ठीक है, और साथ ही साथ जो उस समय की जो मार्केट कंडीशन है उसको भी कंसीडर जो है वो किया जाता है। फिर हम यहाँ पर बात करेंगे नोटिस मनी की। नोटिस मनी के अंदर देखो क्या होता है कि अगर नोटिस मनी के अंदर अगर एक बैंक नोटिस मनी का यूज करके फंड्स को बोरो करता है, जो लैंडर है उसे फंड्स को वापस मांगने से पहले एक नोटिस पीरियड जो है वो देना पड़ता है। नॉर्मली ये 2 से लेकर 14 दिनों तक का होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करता है, यानी कि आप खड़े पैर उससे पैसा नहीं मांग सकते हो बॉरोवर से। लेंडर जो है वो जब चाहे पैसा नहीं मांग सकता है, पैसा मांगने से पहले उसे एक नोटिस पीरियड जो है वो बॉरोवर को देना पड़ेगा, और वो जो नोटिस पीरियड है वो डिफर करता है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट आपने किया है उसके अकॉर्डिंग जो है वो डिसाइड किया जाता है। ठीक है, और नॉर्मली जो कॉल मनी और नोटिस मनी का यूज करके जो लैंडिंग और बॉर्बिंग की जाती है वो अनसिक्योर्ड बेसिस पे की जाती है, यानी कि कोई भी सिक्योरिटी जो है वो बॉर्बर के द्वारा लैंडर को नहीं दी जाती है। फिर आता है आपका यहाँ पर टर्म मनी। ठीक है, तो अगर यहाँ पर जो बैंक है वो आपस में बॉर्बिंग और लैंडिंग करना चाहती है और 14 दिन से ज्यादा के लिए लैंडिंग और बॉर्बिंग करना चाहती है और 1 साल से कम के लिए, तो वो टर्म मनी का जो है वो यूज करता है। बाकी जितने और एस्पेक्ट हमने पढ़े कॉल मनी और नोटिस मनी में वो सारे ही एप्लीकेबल होते हैं टर्म मनी में, बस यहाँ पे ड्यूरेशन का जो है फर्क होता है। हालांकि कोई भी यहाँ पर रेगुलेटरी लिमिट नहीं होती, यानी कि जो पार्टिसिपेंट्स है यानी कि जो बैंक्स हैं वो जितने मर्जी अमाउंट में जो है वो बोरिंग वगैरह जो है वो कर सकते हैं, उनके ऊपर कोई रेगुलेटरी लिमिट जो है वो नहीं लगाई गई है। फिर हम यहाँ पर बात करेंगे बैंक के फिक्स डिपॉजिट की, जिसको हम एफडी कहते हैं। ठीक है, तो बैंक जो है जब टर्म डिपॉजिट को एक्सेप्ट करेगा अपने कस्टमर से, तो मिनिमम उसे 7 दिनों के लिए जो है वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, यानी कि जो एफडी का टेन्योर है वो मिनिमम 7 डेज जो है वो होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, और मैक्सिमम इससे ज्यादा जो है वो हो सकता है, जितना मर्जी जो है वो हो सकता है। मेनली 10 सालों तक का होता है, मैं आपको यहाँ पर मैक्सिमम भी बता दूं 10 सालों तक का यहाँ पे जो है वो होता है। ठीक है, अब जो भी यहाँ पर एफडी करवाते हैं बैंक के पास, तो वो जो डिपॉजिटर होते हैं उनको एक फिक्स टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट जो है वो मिलती है, और ये जो डिपॉजिट्स होते हैं वो ट्रांसफरेबल नहीं होते, यानी कि एक पर्सन ने अगर एबीसी बैंक के पास एक फिक्स डिपॉजिट बनाया है ए ने, तो वो जो फिक्स डिपॉजिट है उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते किसी दूसरे पर्सन को, जैसे बी को ट्रांसफर जो है वो नहीं कर सकते। हालांकि वो समय से पहले एफडी को विड्रॉ जरूर करवा सकते हैं, पर वहां पर उन्हें पेनल्टी जो है वो भरनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि इंटरेस्ट रेट का कम मिलना, ये जो पेनल्टी है वो भरनी पड़ेगी। यानी कि अगर 5 सालों के लिए एफडी कराई थी, तो 5 सालों से पहले भी वो एफडी को तोड़वा सकते हैं, यानी कि अपने पैसे को बैंक से वापस मांग सकते हैं, बस उनके ऊपर थोड़ी सी पेनल्टी लगेगी, जो कि यहाँ पर इंटरेस्ट रेट कम होने की सूरत में लगेगी। ठीक है, वैसे तो अगर हम बात करें डेफिनेशन की, तो जो फिक्स डिपॉजिट है वो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के अंदर नहीं आता है। क्यों? क्योंकि देखो इनका जो मेच्योरिटी पीरियड होता है वो 1 साल से ज्यादा का होता है, जैसे 5 साल 10 साल भी हो सकता है, मैक्सिमम 10 साल होता है। ठीक है, पर फिर भी हम इसको मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में लेकर चलेंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बैंक से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि इन एफडीज में जो है वो इन्वेस्टमेंट करती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सर्टिफिकेट डिपॉजिट। सर्टिफिकेट डिपॉजिट जो है वो हमारी बैंक जो है वो यहाँ पे इशू करती है, तो ये एक नेगोशिएबल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जिसको डीमेटलाइज फॉर्म में इशू किया जाता है, और बैंक्स के पास पूरी फ्रीडम है कि वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है सर्टिफिकेट डिपॉजिट को इशू कर सकती है। हालांकि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जैसे कि ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, अगर वो सीडी को इशू करना चाहते हैं तो उनके ऊपर एक लिमिट जो है वो आरबीआई ने लगाई हुई है, और उस लिमिट के अकॉर्डिंग ही उन्हें सीडी जो है वो इशू करना पड़ता है। ठीक है, अगर हम मेच्योरिटी पीरियड की बात करें तो बैंक जो भी यहाँ पर सीडी इशू करेगा उसका जो मेच्योरिटी पीरियड है वो 7 दिनों से लेकर 1 साल तक का जो है वो रहेगा। ठीक है, पर अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कोई सीडी को इशू करती है तो उसका जो मेच्योरिटी पीरियड है वो 1 साल से लेकर 3 साल तक का जो है वो रहेगा। ठीक है, और ये जो हमारे सीडीज होते हैं उनके ऊपर फ्लोटिंग रेट जो है वो पे किया जाता है, यानी कि जो इंटरेस्ट रेट सीडी के ऊपर पे किया जाता है वो फ्लोटिंग रहता है, यानी कि वो
मार्केट में जो फ्लक्चुएशंस आती है उसके हिसाब से जो है वो चेंज होता रहता है। जैसे हो सकता है कि आपको कभी सीडी पे 10% का इंटरेस्ट मिल जाए और कभी आपको 15% का मिल जाए, कभी आपको 20% का मिल जाएगा। तो जो इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है वो हमेशा फ्लोटिंग रहता है। अब सीडी के कुछ और फीचर्स के बारे में हम यहाँ पे जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो, जो सीडी है वो किसी भी इंडिविजुअल, कॉर्पोरेशन, कंपनीज, ट्रस्ट फंड्स, एसोसिएशन को जो है वो इशू की जा सकती है। ऐसे साथ के साथ जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं वो भी यहाँ पर सीडी में इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकते हैं, पर कंडीशन ये रहेगी कि जो नॉन रेजिडेंट इंडियन है वो समय से पहले, मेच्योरिटी से पहले सीडी का जो पैसा है वो अपने घर वापस जो है वो नहीं लेकर जा सकते, यानी कि होम कंट्री वापस नहीं लेकर जा सकते। साथ के साथ वो अपने सीडी को किसी दूसरे एनआरआई को सेकेंडरी मार्केट में एंडोर्स भी जो है वो नहीं कर सकते हैं। जो फिजिकल सीडी होते हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं एंडोर्समेंट और डिलीवरी से, यानी कि अगर आप फिजिकल सीडी को ट्रांसफर करना चाहते हैं किसी दूसरे पर्सन को, तो आप एंडोर्समेंट के थ्रू या फिर सिर्फ डिलीवरी के थ्रू भी, डिलीवरी के थ्रू भी जो है वो कर सकते हो, ठीक है। पर जो डीमेट सीडीज होते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ जो प्रोसीजर एप्लीकेबल होते हैं डीमेट सिक्योरिटीज के ऊपर, उनको फॉलो करके ही जो है वो ट्रांसफर किया जा सकता है। करंटली अगर हम आरबीआई की गाइडेंस की बात करें तो बैंक है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो हमेशा सीडी को सिर्फ और सिर्फ डीमेट फॉर्म में ही जो है वो इशू जो है वो कर सकती है। हालांकि अगर हम डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 की बात करें तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पास ऑप्शन है कि वो फिजिकल फॉर्म में सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं सीडी का। मिनिमम अमाउंट की अगर हम बात करें सीडी की तो वो है 1 लाख रुपीज। अगर आपको सीडी में इन्वेस्टमेंट करना है तो मिनिमम आपको 1 लाख रुपए जो है वो इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप उससे ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 1 लाख के मल्टीपल में ही आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, यानी कि आप 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख ऐसे जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि आप 1,50,000 रुपए जो है वो इन्वेस्ट करें, ऐसा पॉसिबल नहीं। ये जो इंस्ट्रूमेंट है सीडी है, इनको प्रॉपर जो है वो स्टैम्प करना जरूरी है, इनके ऊपर, इसके ऊपर इंडियन स्टैम्प एक्ट के अकॉर्डिंग जो स्टैम्प है वो लगाना जो है वो जरूरी है, ठीक है। अब बैंक जो है वो कभी भी अपने सीडी के अगेंस्ट या फिर किसी और के सीडी के अगेंस्ट जो है वो लोन्स एंड एडवांसेस जो है वो प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। साथ के साथ एक बैंक जो है वो कभी भी अपने सीडी को मेच्योरिटी से पहले बायबैक नहीं कर सकता, यानी कि वापस नहीं ले सकते इन्वेस्टर से। जैसे अगर एबीसी बैंक ने एक सीडी यहाँ पर इशू किया है और इसका जो मेच्योरिटी पीरियड है वो 362 दिन है, तो इससे पहले वो सीडी को बायबैक यानी कि खरीद नहीं सकता है इन्वेस्टर्स को, ठीक है। मेच्योरिटी के ऊपर ही वो सीडी का पैसा जो है, सीडी को रिडीम करेगा, यानी कि पैसा जो है वो वापस करेगा, ठीक है। उसके बाद जितने भी यहाँ पर ओटीसी ट्रेड्स होते हैं सीडी के अंदर, यानी कि जो ओवर द काउंटर ट्रेड्स है, उनकी जो रिपोर्ट है वो 15 मिनट के अंदर अंदर में करनी जो है वो जरूरी है, ठीक है। और ये जो रिपोर्टिंग है वो कब की जाएगी, मतलब कि कहाँ की जाएगी, तो जो क्लियर कॉर्प डीलिंग सिस्टम लिमिटेड है वहां पर जो है इसकी रिपोर्टिंग की जाएगी। यानी कि अगर ओटीसी ट्रेड हुआ है सीडी का तो 15 मिनट के अंदर अंदर में इस इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे हमें जो है इसकी रिपोर्टिंग जो है वो करनी पड़ेगी। फिर आता है आपका यहाँ पर कमर्शियल पेपर। फिर आता है आपका यहाँ पर कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर क्या है, ये प्राइवेटली प्लेस्ड इंस्ट्रूमेंट है जो कि इंडिया के अंदर 1990 में जो है वो इंट्रोड्यूस किया था, और इनको सिर्फ और सिर्फ जो हाईली रेटेड कॉर्पोरेट बोरोवर्स हैं वही यहाँ पर इशू कर सकते हैं। पर्पस क्या था कि जो हाईली रेटेड कॉर्पोरेट्स हैं वो शॉर्ट टर्म बोरविंग्स कर सके, और जो सोर्सेज है शॉर्ट टर्म बोरविंग्स की उनको डिवर्सिफाई कर सके, यानी कि बैंकों की बजाय वो मनी मार्केट से भी कमर्शियल पेपर को इशू करके फंड्स बोरो जो है वो कर सके, और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको एक नया इंस्ट्रूमेंट जो है वो मिल सके। उसके बाद जो प्राइमरी डीलर्स है और जो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो भी यहाँ पर सीपी को जो है वो इशू कर सकते हैं अपनी शॉर्ट टर्म फंडिंग रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए। जो यहाँ पर कॉर्पोरेट्स है, प्राइमरी डीलर्स है और ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, वो शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज के लिए एक लिमिट के अंदर ही जो है वो सीडी जो है वो सीपी जो है वो इशू कर सकते हैं, सीपी जो है वो इशू कर सकते हैं। तो यहाँ पर सीडी सीपी में थोड़ी सी यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकती है, तो आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। तो जो सीपी है वो कमर्शियल पेपर है जिसको कॉर्पोरेट्स इशू करते हैं, सीडी सर्टिफिकेट डिपॉजिट है जो कि बैंक से यहाँ पर इशू जो है वो करते हैं, ठीक है। अब कोई भी एलिजिबल पार्टिसिपेंट है जो कि यहाँ पर सीपी को इशू करना चाहती है तो पहले उसको उसकी क्रेडिट रेटिंग जो है वो करवानी जरूरी होगी, और जो क्रेडिट रेटिंग है वो सिर्फ और सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के थ्रू जो है वो करवाई जाएगी, ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें पता लग सके कि वो किस तरह के इंस्ट्रूमेंट में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं। और जब क्रेडिट रेटिंग करवाई जाएगी तो जो मिनिमम क्रेडिट रेटिंग है वो इंस्ट्रूमेंट को A3 जो है वो मिलनी जरूरी है। अगर इससे कम रेटिंग जो है वो मिलेगी तो उस केस में जो कंपनीज हैं वो सीपी को यानी कि कमर्शियल पेपर को जो है वो मनी मार्केट के अंदर इशू नहीं कर सकती है। अब उसके बाद अब हम कुछ यहाँ पर अदर फीचर्स की बात जो है वो यहाँ पर करेंगे। तो सीपी जो है वो इंडिविजुअल्स, बैंकिंग कंपनीज, अदर कॉर्पोरेट बॉडीज को जो कि यहाँ पर इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड है, इनकॉर्पोरेटेड है
उनको जो है वो इशू किया जा सकता है। साथ के साथ जो नॉन रेजिडेंट इंडियन है उनको भी कमर्शियल पेपर जो है वो इशू किया जा सकता है। उसके बाद जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो भी यहाँ पर कमर्शियल पेपर में इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, हालांकि उसे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने पड़ेंगे, जैसे कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के जो रूल्स हैं, कंप्लाई जैसे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, फॉरेन एक्सचेंज डिपॉजिट रेगुलेशन एक्ट 2000 एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट ट्रांसफर ऑफ इशू ऑफ सिक्योरिटी बाय अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया रेगुलेशन 2000। तो इनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, प्रोविजंस है, उनको फॉलो करना जो है वो जरूरी होगा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए। अब जिनको फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के बारे में नहीं पता, तो नॉर्मली देखो ये फॉरेन एंटिटीज होती है जो कि किसी फॉरेन कंट्री में जो है वो इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि यूएसए की अगर कोई एंटिटी है वो इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रही है बड़ी लार्ज अमाउंट में, तो वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है वो कहलाएगी। ठीक है, उसके बाद ये जो सीपी है वो या तो प्रॉमिसरी नोट के फॉर्म में या फिर डीमेटलाइज फॉर्म में इशू किया जा सकता है। ठीक है, अगर फिजिकल फॉर्म में इशू किया जा रहा है तो प्रॉमिसरी नोट जो है वो इशू करना पड़ेगा, और डीमेटलाइज फॉर्म में अगर इशू किया जा रहा है तो उसके लिए जो ये जो डीमेटलाइज फॉर्म में जो सीपी को इशू करने का जो काम है वो ऐसे डिपॉजिटरीज जिसको सेबी ने अप्रूव किया और सेबी के साथ रजिस्टर्ड है उसके द्वारा ही जो है वो करवाया जा सकता है। ठीक है, साथ के साथ जो आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटी जैसे कि बैंक्स को आरबीआई जो है वो रेगुलेट करता है, अगर वो सीपी यहाँ पर जो है वो इशू करना चाहती है, ठीक है, तो वो डीमेटलाइज फॉर्म में ही जो है वो कर सकती है। ठीक है, उसके बाद ये जो सीपी है वो बेसिकली यहाँ पर 5 लाख की डिनोमिनेशन में इशू किया जाता है, यानी कि मिनिमम आपको 5 लाख रुपए जो इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर आप सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, और इससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो 5 लाख के मल्टीपल में ही हो पाएगा, जैसे कि 5 से 10 लाख, 10 से 15 लाख, 15 लाख से 20 लाख रुपए, ऐसे आप इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकते हो। साथ के साथ सीपी के अंदर आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलती, यानी कि जो कॉल और पुट ऑप्शन है ये आपको नहीं मिलती है। ऑप्शन बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट होता है, ऑप्शन बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अंदर जो बायर होता है जिसने इस ऑप्शन को खरीदा होता है उसके पास एक राइट होता है कि वो फ्यूचर डेट के ऊपर एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को प्री डिटरमाइंड प्राइस पे परफॉर्म कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। ठीक है, मतलब कि उसकी ऑप्शन होती है। तो सीपी के केस में आपको ऑप्शन नहीं मिल सकती, ना ही कॉल और ना ही पुट। अगर सीपी इशू कर दिया गया है तो उस ट्रांजेक्शन को आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा। ठीक है, जो भी इशूअर है जो कि यहाँ पर सीपी इशू कर रहा है यानी कि कमर्शियल पेपर को इशू कर रहा है, तो उसे एक आईपीए यानी कि इशू एंड पे एजेंट को अपॉइंट करना जरूरी होगा। ये आईपीए क्या है, तो बेसिकली देखो ये एक एजेंट होता है जो कि यहाँ पर कमर्शियल पेपर की इशुएंस की जो पूरी प्रोसेस होती है उसको मैनेज करने का काम करता है, यानी कि कमर्शियल पेपर को इशू करने का भी काम करता है, साथ ही साथ जो पेमेंट्स वगैरह आती है उनको भी मैनेज करने का जो है वो काम करता है। तो जो इशुअर है उसको अपने इन्वेस्टर्स को, जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कमर्शियल पेपर के अंदर, उनको अपने लेटेस्ट फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जो है वो बताना पड़ता है। और सिर्फ जो शेड्यूल्ड बैंक है वही सिर्फ आईपीए का रोल जो है वो प्ले कर सकते हैं, यानी कि अगर कोई कंपनी सीपी इशू करना चाहती है और उसे आईपीए की जरूरत है तो वो एक शेड्यूल्ड बैंक को एज आईपीए अपॉइंट जो है वो कर सकती है। और जो भी यहाँ पर शेड्यूल्ड बैंक से जो आईपीए का काम कर रहे हैं उनको जो सीपी की इशुएंस की जितनी भी यहाँ पर डिटेल्स हैं वो ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग सिस्टम के अंदर 2 दिनों के अंदर अंदर में जो है वो फाइल करनी पड़ती है। और ये ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग सिस्टम किसका है, आरबीआई का। ठीक है, तो जो आईपीए है पूरी की पूरी इश्यूएंस की जो प्रोसेस है उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसके बारे में इंफॉर्मेशन उसे जो है वो देना जरूरी होता है। ठीक है, आरबीआई को ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग सिस्टम के अंदर। क्लियर है आपको यहां तक? कोई डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके जो है वो पूछ सकते हैं। उसके बाद अगर हम इंटरेस्ट रेट की यहाँ पर बात करें, रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें, तो वो जो पार्टीज हैं ट्रांजेक्शन के अंदर वो दोनों मिलकर ही यहाँ पे जो है वो डिटरमाइन करते हैं। और जो इंस्ट्रूमेंट है उनको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से स्टैंप लगाना उसके ऊपर जो है जरूरी है इंडियन स्टैम्प एक्ट के ऊपर। तो ये हमने कमर्शियल पेपर को यहाँ पर अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। आई होप आपको ये अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। उसके बाद एलिजिबिलिटी टू इशू सीपी, तो ये ऑलरेडी हमने ऊपर जो है वो डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर टॉपिक है वो है बिल रीडिस्काउंटिंग स्कीम। अब ये बिल रीडिस्काउंटिंग स्कीम यहाँ पर क्या होती है? सबसे पहले आपको बिल डिस्काउंटिंग का मतलब जो है वो समझना पड़ेगा, और बिल डिस्काउंटिंग को समझने से पहले आपको बिल्स का मतलब समझना होगा। ये बिल्स क्या होती है? तो देखो, जब भी कोई कंपनी या फिर बिजनेस क्रेडिट पे सेल करती है, जैसे कि एग्जांपल के मान के चलिए एक एक्सवाइजेड कंपनी है, उसने एबीसी कंपनी को 50,000 की गुड्स यहाँ पर जो है वो सेल की है, और इसने बोला कि हम जो पेमेंट है वो आपको 3 महीनों के बाद जो है वो करेंगे। ठीक है, और कंपनी क्रेडिट सेल करने के बाद बायर से रिटर्न में लिखवा देती है कि आप हमें फ्यूचर में जाकर जो हमने गुड्स आपको सेल किए उसकी पेमेंट जो है वो करोगे। तो वो जो रिटर्न में लिखवाया डॉक्यूमेंट होता है ना, वो आपका बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो कहलाता है। जैसे एग्जांपल से एक्सवाइजेड कंपनी ने एक यहाँ पे डॉक्यूमेंट बनाया जिसके अंदर उसने रिटर्न में एबीसी कंपनी को ऑर्डर दिया कि आपने हमसे 50,000 की गुड्स खरीदी हैं
और उसकी पेमेंट आप हमें 3 महीनों के बाद जो है वो करोगे। और ये डॉक्यूमेंट भेजे एबीसी कंपनी के पास और उसने इसको एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि इसके ऊपर साइन कर दे, तो ये डॉक्यूमेंट आपका बिल ऑफ एक्सचेंज कहलाएगा। अब ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, देखो इसकी जो पेमेंट है वो कंपनी को 3 महीनों के बाद मिलेंगे। पर कई बार क्या होता है कि कंपनी को फंड्स की जरूरत होती है, तो वहां पर एक बिल डिस्काउंटिंग स्कीम जो है वो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो प्रोवाइड करती है कंपनीज को, जिसके अंदर जो कंपनीज होती हैं वो अपने बिल ऑफ एक्सचेंज को बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से डिस्काउंट करवाकर उसको इमीडिएट बेसिस में कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे मान के चले यहाँ पर एक एबीसी बैंक है, तो एक्सवाइजेड कंपनी एबीसी बैंक के पास गई और उसको अपना बिल ऑफ एक्सचेंज दिया। एबीसी कंपनी ने यहाँ पर क्या किया, अपने कुछ चार्जेस डिडक्ट किए, जैसे कि 10,000 रुपए, ठीक है, और बाकी जो 40,000 रुपए है वो इमीडिएटली बेसिस पे एक्सपायर्ड कंपनी को दे दिया। तो ये जो एक्टिविटी है ये आपका बिल डिस्काउंटिंग जो है वो कहलाएगा, ठीक है। अब नॉर्मल बिल डिस्काउंटिंग के अंदर क्या होता है कि जो एबीसी बैंक है यानी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसने बिल को डिस्काउंट किया है, वो टाइम पीरियड जितना होता है बिल ऑफ एक्सचेंज का वेट करती है, जैसे 3 महीने, 3 महीने तक वेट करेगी, उसके बाद जाकर बायर से पैसा जो है वो कलेक्ट कर लेगी। पर कई बार क्या है कि बैंक को वो फंड्स की जरूरत पड़ती है, तो वो यहाँ पर बिल रीडिस्काउंटिंग स्कीम के अंदर इस बिल ऑफ एक्सचेंज को जिसको उसने डिस्काउंट किया है वो किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एलिजिबल एंटिटी से फिर से डिस्काउंट जो है वो करवा सकते हैं। जैसे एबीसी कंपनी ने यहाँ पर डीईएफ एक और बैंक थी, तो एबीसी बैंक ने इस बिल ऑफ एक्सचेंज को इसके साथ यहाँ पर डिस्काउंट करा लिया और डीईएफ बैंक ने इमीडिएटली बेसिस पे एबीसी बैंक को कैश जो है वो प्रोवाइड कर दिया। मान के चलिए 50,000 का बिल था, तो 45,000 रुपए जो है वो बैंक ने इसको दे दिया, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस इनके बीच में की गई है ये आपका बिल रीडिस्काउंटिंग कहलाता है। यानी कि जब एक बैंक बिल को डिस्काउंट करता है, उसके बाद वो बैंक उसी बिल ऑफ एक्सचेंज को किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर बैंक से फिर से डिस्काउंट करवा लेता है ताकि उसको फंड मिल सके, तो वो बिल रीडिस्काउंटिंग स्कीम जो है वो कहलाती है, ठीक है। तो बिल रीडिस्काउंटिंग स्कीम बेसिकली एक इनिशिएटिव था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, जिसकी हेल्प से जो बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो बेसिकली जो बिल ऑफ एक्सचेंज को वो डिस्काउंट करते हैं वो उनको दोबारा से रीडिस्काउंट करवा सकते हैं एलिजिबल एंटिटीज के थ्रू। जो मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पर दी थी, रीडिस्काउंट का मीनिंग मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया था। अगर यहाँ पर कोई बोरोविंग बैंक है, जैसे कि एक्सवाइजेड कंपनी थी, वो उसने जो डीईएफ बैंक था जिससे उसने बिल ऑफ एक्सचेंज को रीडिस्काउंट करवाया, उससे एक तरीके से 45,000 रुपीज की यहाँ पर बोरोविंग की थी, यानी कि ये बोरोविंग बैंक है और ये लैंडिंग बैंक है, ठीक है। तो ये जो बोरोविंग बैंक है, जब ये इस स्कीम के अंदर बिल को दोबारा से रीडिस्काउंट करवाती है तो उसे एक डेरिवेटिव इशुएंस प्रॉमिसरी नोट जो है वो इशू करना पड़ता है लेंडर बैंक को, यानी कि लेंडर बैंक को देना पड़ता है, ताकि इसके पास एक प्रूफ रहे कि मैंने बिल रीडिस्काउंट जो है वो किया है। और ये डेरिवेटिव इशुएंस प्रॉमिसरी नोट बेसिकली इस चीज को सर्टिफाई करता है कि ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज बैंक रीडिस्काउंट करवा रहा है उसके इक्वल उसके पास बिल जो है वो अवेलेबल है, यानी कि जो बायर है वो यहाँ पर 50,000 रुपए जो है वो पे करेगा, ठीक है। इस चीज को जो है वो सर्टिफाई करता है, यानी कि बैंक के पास वो बिल ऑफ एक्सचेंज है, अवेलेबल है, जिसको उसने रीडिस्काउंट करवाया है दूसरी बैंक से। यानी कि ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो ट्रांसफर थोड़ी करता है, वो सिर्फ यहाँ पर डेरिवेटिव इशुएंस प्रॉमिसरी नोट इशू कर देता है और बिल ऑफ एक्सचेंज इसके पास ही रहता है। और ये जो डेरिवेटिव इशुएंस प्रॉमिसरी नोट है ये सर्टिफाई करता है कि इस बैंक के पास 50,000 के अमाउंट का बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो अवेलेबल है, ताकि फ्यूचर में जाकर इसको कोई भी तरह का लॉस जो है वो ना हो सके, ठीक है। अगर हम यहाँ पर रीडिस्काउंट की बात करें तो जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसका जो मिनिमम टेन्योर है वो 15 डेज होना चाहिए और मैक्सिमम टेन्योर जो है वो 90 डेज जो है वो होना चाहिए। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें रीडिस्काउंटिंग बिल्स की, तो ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है ना वो एक जेन्युइन ट्रेड ट्रांजेक्शन से जो है वो जनरेट होने चाहिए। जैसे मैंने जब आपको एग्जांपल दी थी एक्सवाइजेड कंपनी और एबीसी कंपनी, तो उनके बीच में एक जेन्युइन ट्रेड ट्रांजेक्शन जो है वो हुई थी, सेल परचेज हुई थी और इससे ही वो बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो जनरेट हुआ था। तो इसको हम यहाँ पर रीडिस्काउंट जो है वो कर सकती है बैंक। पर जो हाउस ट्रांजेक्शन से बिल ऑफ एक्सचेंज जनरेट होते हैं या फिर जो फाइनेंस कंपनीज जो बिल ऑफ एक्सचेंज जनरेट करती हैं, है ना, तो उनको एक्सक्लूड किया गया इस स्कीम से। मतलब कि इन बिल ऑफ एक्सचेंज को आप बीआरडीएस के अंदर रीडिस्काउंट जो है वो नहीं करवा सकते हो, ठीक है। साथ के साथ जो बिल ऑफ एक्सचेंज है ना उसके ऊपर पहले से कोई लीगल क्लेम जो है वो नहीं होना चाहिए, कोई फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन जो है वो नहीं होना चाहिए और जो पीरियड है यानी कि जो रिमेनिंग पीरियड है वो 90 डेज से ज्यादा जो है वो नहीं होना चाहिए, यानी कि जो क्रेडिट पीरियड है वो 90 डेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये जो बोरोविंग बैंक है, ठीक है, ये जो बोरोविंग बैंक है इसके जो एडवांसेस हैं उनको कम करना पड़ेगा जितने उसने फंड्स बोरो किए हैं रीडिस्काउंट करवाते वक्त, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा एग्जांपल से समझाना चाहूंगा, थोड़ी सी डिफिकल्ट टर्म है ये, है ना। अब देखो हुआ क्या, अगर हम यहाँ पर बात करें एग्जांपल से यहाँ पर समझाऊंगा, तो यहाँ पर आपकी एक्सवाइजेड कंपनी है, ठीक है।
इसने बिल डिस्काउंट करवाया एबीसी कंपनी के एबीसी बैंक के पास, ठीक है। तो जब बिल डिस्काउंट कराया तो इसको 40,000 रुपए जो है वो मिल गए। तो वहां पर ये जो एबीसी बैंक है ना, उसने एक तरीके से 40,000 रुपए का लोन और एडवांस जो है वो प्रोवाइड किया एक्सवाइजेड कंपनी को, और इस चीज को एबीसी कंपनी बैलेंस शीट के अंदर अपने लोन्स एंड एडवांसेस के अंदर शो करेगी। उसके बाद जब एबीसी कंपनी ने दोबारा से बिल को रीडिस्काउंट करवा दिया, जैसे कि मान के चलो उसने डीईएफ कंपनी से यहाँ पे इसको रीडिस्काउंट जो है वो करवा दिया, तो इस केस में ये जो एबीसी कंपनी उसको जितना भी फंड्स मिला होगा, जैसे मान के चलिए 35,000 ही मिले, तो 35,000 से इसको जो लोन्स एंड एडवांसेस है उसे कम करना पड़ेगा। यानी कि इसने जो रिकॉर्ड किया था ना कि इसने 40,000 रुपए लोन्स एंड एडवांसेस एक्सवाइजेड कंपनी को दिया है, इसको कम करके सिर्फ और सिर्फ 5,000 करने पड़ेंगे, क्योंकि उसने 35,000 की बोरिंग जो है वो डीईएफ से बैंक से जो है वो कर ली है, ठीक है। तो इस तरीके से यही लाइन जो है वहां लिखी हुई है कि जो बोरिंग बैंक है उसने जो एडवांसेस दिए हैं, उसने जितना बोरिंग की है रीडिस्काउंट करवाते वक्त, तो उसको उतनी अमाउंट जो है वो कम करनी पड़ेगी अपने लोन्स एंड एडवांसेस के अंदर, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर इंटर बैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट। क्या है आपका यहाँ पर इंटर बैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट। अब ये इंटर बैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट क्या होती है, तो देखो एक बैंक जो है लोन्स एंड एडवांसेस जो है वो प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर को, और इन लोन्स एंड एडवांसेस के अंदर बहुत ज्यादा रिस्क होता है। जैसे मान के चलिए एक एक्सवाइजेड बैंक है, उसने यहाँ पर 1 करोड़ रुपए का जो है वो लोन दे दिया है एक एबीसी कंपनी को। अब देखो यहाँ पर ये बहुत ज्यादा रिस्क जो है वो एक्सवाइजेड कंपनी जो है वो फेस करी, क्योंकि इसने एक ही बंदे को 1 करोड़ रुपए का लोन दे दिया है। मान के चलिए इसको 10 करोड़ कर दीजिए, और ज्यादा रिस्की हो गया, ठीक है। तो ये जो रिस्क है ना, इसको मैनेज करने के लिए जो बैंक्स होती हैं वो आपस में इंटर बैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट का यूज करती है। इसमें होता क्या है, तो जिसके पास जो बैंक ने लोन्स एंड एडवांसेस दिया होता है, जैसे एक्सवाइजेड बैंक ने लोन्स एंड एडवांस दिया है, वो इस लोन का एक सर्टेन पोर्शन जो है किसी दूसरी बैंक को सेल कर देता है, यानी कि जो रिस्क होता है उसको दूसरी बैंक के साथ जो है वो शेयर करता है। जैसे मान के चलिए कि ये जो 10 करोड़ रुपए का लोन था, उसमें से 4 करोड़ रुपए का जो लोन है वो एक्सवाइजेड बैंक ने जो है एक एबीसी बैंक को जो है वो सेल कर दिया। अब से देखो इस दोनों लोन के ऊपर जितना भी रिस्क है, 60% जो रिस्क है वो फेस कर रहा है एक्सवाइजेड बैंक, और 40% जो रिस्क है वो फेस कर रहा है एबीसी बैंक, ठीक है। और जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, उसको 60% एक्सवाइजेड बैंक के पास जा रहा है और 40% जा रहा है एबीसी बैंक के पास। तो ये आपका इंटर बैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट जो है वो कहलाता है। यानी कि बैंक जो है एक दूसरे के लोन में जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, ताकि रिस्क को जो है वो डिवर्सिफाई किया जा सके, उसको मैनेज जो है वो किया जा सके, ठीक है। तो इसकी हेल्प से जो बैंक्स हैं वो फंडिंग वगैरह जो है वो जनरेट कर सकते हैं, अपने लोन्स एंड एडवांसेस को सेल करके बोरिंग जो है वो कर सकते हैं। तो नॉर्मली एक बोरिंग बैंक होती है जो कि एक इंटर बैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट को इशू करने का जो है वो काम करती है, और ये जो बैंक है वो लोन्स एंड एडवांसेस और जो क्रेडिट फैसिलिटीज है उसको पार्टिसिपेटिंग बैंक यानी कि लैंडिंग बैंक जो कि यहाँ पर लोन देता है इशूइंग बैंक को, उसको जो है वो सेल कर देती है। आईबीपीएस जो है वो बेसिकली दो तरीके से यहाँ पर की जाती है, एक होता है रिस्क शेयरिंग बेसिस पे और एक होता है विदाउट रिस्क शेयरिंग पे। यानी कि रिस्क शेयरिंग में दोनों बैंक आपस में रिस्क को शेयर करेंगे, विदाउट रिस्क शेयरिंग के अंदर दोनों बैंक जो सिर्फ जो एशियन बैंक है वही यहाँ पर रिस्क को शेयर करेगी, दूसरी बैंक नहीं करेगी, ठीक है। पहले तो ये जो स्कीम थे वो सिर्फ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के लिए ही था, क्योंकि वही यहाँ पर आईबीपीएस को इशू जो है वो कर सकते थे। पर आगे चलकर 2009 में ये जो स्कीम है वो रीजन रूरल बैंक के लिए भी एक्सटेंड कर दिया गया। अब ये जो रीजन रूरल बैंक है वो आईबीपीएस को जो है वो इशू कर सकते हैं फंडिंग लोन लेने के लिए, बोरिंग करने के लिए, ताकि वो अपने प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस को का जो टारगेट है उसको यहाँ पर फुलफिल जो है वो कर सके। और नॉर्मली ये जो रीजन रूरल बैंक है वो आईबीपीएस जो है वो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को जो है वो इशू करती है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट फीचर्स की यहाँ पर बात करेंगे जो कि है इंटर बैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स के। तो अगर हम यहाँ पर बात करें मिनिमम पीरियड और मैक्सिमम पीरियड की, तो अगर रिस्क शेयरिंग बेसिस पे इंटर बैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट को इशू किया जा रहा है तो उस केस में जो मिनिमम पीरियड है उसका वो 90 डेज होना चाहिए, और जो मैक्सिमम पीरियड है वो 180 डेज जो है वो होना चाहिए। अगर नॉन शेयरिंग बेसिस है तो वहां पर जो टोटल पीरियड है वो 90 डेज ही यहाँ पर जो है वो रहेगा, यानी कि मैक्सिमम जो पीरियड है वो 90 डेज का जो है वो रहेगा, ठीक है। अगर हम मैक्सिमम पार्टिसिपेशन की यहाँ पर बात करें लोन कैश क्रेडिट के केस में आईबीपीएस के अंदर, तो ये 40% होना चाहिए, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है। तो जो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन है लोन्स और कैश क्रेडिट के केस में जो आईबीपीएस है तो वो 40% होना चाहिए आउटस्टैंडिंग अमाउंट का। इसका क्या मतलब हुआ, अगर आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट 10 करोड़ रुपए है तो मैक्सिमम मैक्सिमम जो इशूइंग बैंक सेल कर सकते हैं दूसरी बैंक को अपने लोन्स एंड एडवांस, वो उसका 40% ही रहेगा,
ठीक है, 40% यानी कि 4 करोड़ रुपए ही वो जो है शेयर कर सकती है दूसरी बैंक के साथ, इससे ज्यादा नहीं। यानी कि वो 10 करोड़ में से 4 करोड़ के जो लोन्स एंड एडवांसेस है वो सेल करेगी दूसरी बैंक को, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है। हालांकि किसी केस में यहाँ पर सैंक्शन एक लिमिट भी यहाँ पर सैंक्शन की होती है, तो उस केस में जो 40% ऑफ अमाउंट आउटस्टैंडिंग है और जो लिमिट सैंक्शन की गई है उसमें से जो भी अमाउंट लोअर होगी उतने तक ही जो है वो पार्टी शेयरिंग जो है वो की जा सकती है। ठीक है, सिंपल भाषा में कहूं कि कोई भी बैंक अपना टोटल लोन्स एंड एडवांसेस जो है वो दूसरी बैंक को सेल नहीं कर सकता है। मिनिमम 40% ही जो है वो सेल कर सकता है इस स्कीम के अंदर, इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर। ठीक है। अभी जो इंटरेस्ट रेट है वो बेसिकली इशूइंग बैंक और पार्टिसिपेटिंग जो बैंक होते हैं वो आपस में बैठ के जो है वो डिटरमाइन करते हैं। और जो आईबीपीएस होते हैं वो नॉन ट्रांसफरेबल होते हैं, यानी कि हम इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं किसी और बैंक को या फिर किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, और ड्यू डेट से पहले हम इसे रिडीम भी नहीं कर सकते हैं, रिडीम करना भी मना होता है। ठीक है। उसके बाद इन केस इन बैलेंस इन कैश क्रेडिट लोन अकाउंट ऑन विच आईबीपीएस हैज बीन एडवाइस इशूड कम्स डाउन। तो अगर मान के चलिए जो कैश क्रेडिट या फिर लोन अकाउंट सेल किया गया है इशूइंग बैंक के द्वारा पार्टिसिपेटिंग बैंक को, लेंडर बैंक को, अगर उसका जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो कम हो जाता है, जैसे कि मान के चलिए पहले जो अमाउंट था वो 10 करोड़ का था, ठीक है, और उसके हिसाब से उसने 4 करोड़ यानी कि 40% जो है वो सेल कर दिया दूसरी बैंक को, यानी कि पार्टिसिपेटिंग बैंक को, पार्टिसिपेटिंग बैंक को। ठीक है। तो अगर मान के चलिए ये जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो समय के साथ कम हो जाती है, जैसे बॉर्बर ने रीपेमेंट की और अब ये जो अमाउंट है वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रह गई है 9 करोड़ रुपीज की, तो उस केस में देखो क्या होगा, फिर से 40% जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा। जैसे अगर हम 9 का 40% निकालें तो ये आता है 3.6 ठीक है। तो इस केस में क्या होगा ना, ये जो बाकी का जो 40 लाख रुपीज ज्यादा है ना, वो इशुइंग बैंक को वापस करना पड़ेगा लेंडिंग बैंक को, यानी कि पार्टिसिपेटिंग बैंक को, ताकि ये जो 40% का जो क्राइटेरिया है वो यहां पर मेंटेन करके रखा जा सके, इसमें कोई भी दिक्कत जो है वो ना हो सके। ठीक है। क्लियर है आपको यहां तक? कोई डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। तो यहां पर हमने बेसिकली मनी मार्केट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को यहां पर डिस्कस किया है, जैसे कि मनी मार्केट के पार्टिसिपेंट कौन से हैं, कौन कौन से मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट का जो है वो ट्रेड किया जाता है। ठीक है। तो अगर आपको इसमें किसी भी तरह का डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, और अगर आपको क्लियर हो गया तो एक मैसेज करके जरूर बता दीजिएगा कि आपको यहाँ तक क्लियर जो है वो हो गया। अब कुछ क्वेश्चंस है जो कि मनी मार्केट से रिलेटेड है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें पता लग सके कि आपको कॉन्सेप्ट्स कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ आए हैं। पहला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द मनी मार्केट। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि मनी मार्केट के रिगार्डिंग करेक्ट है। पहले देखो, इट इन्वॉल्व्स लो मार्केट रिस्क, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि देखो जब आप मनी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो ना तो बहुत ही कम टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो, जिससे क्या होता है कि मार्केट में जो फ्लक्चुएशन आती है उसका ज्यादा इंपैक्ट आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर नहीं पड़ता है। तो अगर कैपिटल मार्केट से कंपेरिजन करो तो मार्केट रिस्क कम होता है। उसके बाद सेबी इज द रेगुलेटर ऑफ मनी मार्केट, तो ये गलत है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो यहाँ पर मनी मार्केट को रेगुलेट करने का काम करता है। उसके बाद डील्स इन शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट, तो ये यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, ये यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि मनी मार्केट जो है वो उसके अंदर शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट जिनका मेच्योरिटी पीरियड 1 साल से कम का होता है उन्हीं को इशू किया जाता है, और ये इंस्ट्रूमेंट काफी ज्यादा लिक्विड होते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, मतलब इनको आप ना बहुत जल्दी कैश में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हो, काफी ज्यादा ये लिक्विड होते हैं। तो फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ यानी कि आपका जो ऑप्शन ए होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, मनी मार्केट अलाउस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू इंप्लीमेंट। मनी मार्केट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कौन सी चीज को इंप्लीमेंट करने में हेल्प करता है। पहला, लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, मॉनेटरी पॉलिसी, फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी, या फिर कैपिटल मार्केट पॉलिसी। क्या लग रहा है आपको करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? मॉनेटरी जो मनी मार्केट है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कौन सी पॉलिसी इंप्लीमेंट करने में हेल्प करती है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, मॉनेटरी पॉलिसी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आर इशूड एट डिस्काउंट प्राइस एंड रिडीम्ड एट पार वैल्यू। सर्टिफिकेट डिपॉजिट इज इशूड बाय, तो ये जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स होते हैं उनको नॉर्मली डिस्काउंट प्राइस पे इशू किया जाता है और पार वैल्यू पे रिडीम किया जाता है। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को कौन कौन इशू कर सकता है? शेड्यूल कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट हैव परमिटेड बाय आरबीआई। तो फटाफट से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, कौन कौन इशू कर सकते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये सभी जो है वो सर्टिफिकेट डिपॉजिट को इशू है वो कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, टी बेस विच आर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज सोल्ड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट फेस वैल्यू हेल्प द गवर्नमेंट टू कवर इमीडिएट एक्सपेंसेस एंड मैनेज
कैश फ्लो एफिशिएंटली, टी बिल्स आर इशूड बाय, ठीक है। तो ट्रेजरी बिल्स को कौन इशू करता है वो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है। टी बिल्स के बारे में ऑलरेडी हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन ए, बी, सी या बी, डी, फटाफट से इसका आंसर बताइए। इसका आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से चैट बॉक्स में इसका आंसर बताइए मुझे। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट इज द करेक्ट आंसर। तो हमारे देश के अंदर जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं उनको इश्यू करने का काम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। उसके बाद देखो, कैश मैनेजमेंट बिल्स आर टाइप ऑफ शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय गवर्नमेंट टू एड्रेस व्हाट काइंड ऑफ फाइनेंशियल सिचुएशन। तो कैश मैनेजमेंट बिल्स को गवर्नमेंट जो है वो इशू करती है मनी मार्केट के अंदर, ताकि वो शॉर्ट टर्म के लिए फंड्स बोरो कर सके। तो ये जो कैश मैनेजमेंट बिल्स है इसको किस तरह की फाइनेंशियल सिचुएशन को मैनेज करने के लिए, एड्रेस करने के लिए इशू किया जाता है। पहला देखो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नीड्स, टेम्पररी कैश फ्लो मिसमैचेस, फंडिंग लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स या फिर पेइंग ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स। फटाफट से इसका आंसर बताइए। इसका आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा करेक्ट आंसर? जो कैश मैनेजमेंट बिल्स है उसको किस तरह की फाइनेंशियल सिचुएशन को एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट इशू करती है मनी मार्केट के अंदर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, टेम्पररी कैश फ्लो मिसमैचेस इज अ करेक्ट आंसर। उसके बाद देखो, व्हाट इज टिपिकली मैच्योरिटी पीरियड फॉर कमर्शियल पेपर। तो कमर्शियल पेपर का जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो कितना होता है? कमर्शियल पेपर को जो कॉर्पोरेट बॉडीज होती हैं वो यहाँ पर इशू करती है। तो मैच्योरिटी पीरियड बताइए, मोर देन 5 ईयर्स, मोर देन 10 ईयर्स, बिटवीन 15 डेज टू 1 ईयर या फिर नन ऑफ द अबव। फटाफट से इसका आंसर बताइए। इसका आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से चैट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। तो इसका जो आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी, बिटवीन 15 डेज टू 1 ईयर इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटी इज नॉट एलिजिबल टू इशू कमर्शियल पेपर इन इंडिया। इसमें से कौन सी ऐसी एंटिटी है जो कि यहाँ पर इंडिया के अंदर कमर्शियल पेपर को इशू नहीं कर सकती? पहला, एनी कॉर्पोरेट एंटिटी पोसेसिंग नेट वर्थ ऑफ एटलीस्ट 100 करोड़ और मोर। कोई भी कॉर्पोरेट है जिसकी जो नेट वर्थ है वो 100 करोड़ से ज्यादा है। या फिर एनी एडिशनल ऑर्गेनाइजेशन एक्सप्लिसिटली ऑथराइज बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अलाउ किया हुआ है। या फिर कॉर्पोरेट सोसाइटीज, यूनिट्स, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप विद नेट वर्थ ऑफ मिनिमम 100 करोड़ और हायर। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव आपका करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि ये सभी की सभी जो एंटिटीज हैं वो इंडिया के अंदर कमर्शियल पेपर को इशू जो है वो कर सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर आपको यहाँ तक? एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए, और कोई डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। तो यहाँ पर हमने मनी मार्केट चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है वो यहाँ पर कवर कर लिया। अभी मनी मार्केट का जो टॉपिक है वो ओवर नहीं हुआ है, ठीक है। अभी और बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनको हम इसके नेक्स्ट पार्ट में जो है वो कवर करेंगे। तो फिलहाल के लिए हम आज के सेशन को यहीं पे ओवर करते हैं। तो अगर आप सिस्टमेटिक वे में पेपर 1 की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारे कोर्सेज में जो है वो एनरोल कर सकते हो, जहां पर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कंसेप्चुअल वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं। तो अगर आप सिस्टमैटिक वे में ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट की प्रिपरेशन करना चाहते हो, यानी कि पेपर 1 की प्रिपरेशन करना चाहते हो और पूरे डिप्लोमा की प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आप फटाफट से हमारे कोर्स में जो है वो एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज हैं वो इजिली एक्सेसिबल है। आपको जो हमारे ऐप है वो प्ले स्टोर, ऐप स्टोर दोनों ही जगहों पर मिल जाएंगे। आपको जस्ट टाइप करना है लर्निंग सेशन आईबीएफ एग्जाम्स, और इन ऐप के थ्रू आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% तक का ऑफ मिल जाएगा हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना होगा विंटर। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में जो है वो एनरोल कर लीजिएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे हमें मैसेज कर सकते हैं। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आज का सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट जो है वो ले सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।